Welcome to the second lecture of highway engineering. In this lecture, we are going to cover side distance. हम लेक्चर 1 से क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स पहले हमने किया, उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट आता है वो आता है साइड डिस्टेंस. सो व्हाट इज साइड डिस्टेंस? Side distance is the maximum vision of a driver on the road, or you can say that side distance is the distance between the driver or an object either moving or stationary. ठीक है, सो ये होता है साइड डिस्टेंस ऑन द रोड, जो एक ड्राइवर के पास अवेलेबल होता है किसी सामने वाले ऑब्जेक्ट तक का जो उसका डिस्टेंस है, तो वो उसको देख पाए या उसको जस्ट देख पाए, यू नो. इसके 3 केसेस होते हैं. 3 केसेस में सबसे पहला केस है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का. हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के केस में मान लीजिए ये कोई कर्व है और यहाँ पे कोई बिल्डिंग है. ये बिल्डिंग के कॉर्नर है. एक यहाँ पे व्हीकल है, ये आगे मूव कर रहा है. एक ये व्हीकल है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो साइड डिस्टेंस की डेफिनेशन के हिसाब से क्या कहता है वो, कि जो व्हीकल है वो जो सामने व्हीकल आ रहा है वो जस्ट उसको देख पाए, यू नो, ये जस्ट उसको देख पाए. और जो डिस्टेंस है साइड डिस्टेंस, वो क्या होता है? ऑन द रोड होता है. ऑन द रोड मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस ऑन द रोड at which the driver can see the object. The driver can just see the object. This is the distance. This is called side distance. Side distance. ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल का केस. हॉरिजॉन्टल कर्व. अगर हम वर्टिकल कर्व की बात करें, मान लीजिए कोई वर्टिकल कर्व है, लिख देता हूँ वर्टिकल कर्व. वर्टिकल कर्व के केस में क्या होता है कि कोई भी व्हीकल है, यहाँ पे जो ड्राइवर है ये 1.2 मीटर की हाइट पे है, जो हमारा स्टैंडर्ड होता है. ठीक है, ये डेफिनेशन क्या कहती है कि इस हाइट पे जब ड्राइवर है तो वो जस्ट एक ऑब्जेक्ट जो कि 0.15 मीटर का ऑब्जेक्ट है वो जस्ट उसको देख पाए. ये वर्टिकल कर्व के लिए साइड डिस्टेंस की डेफिनेशन है. तो वर्टिकल कर्व के केस में क्या है कि 1.2 मीटर की हाइट का पे जो ड्राइवर बैठा है, जो उसका आई लेवल है, ये ड्राइवर का आई लेवल है, दिस इज कॉल्ड आई लेवल, जो 1.2 मीटर है अबव द रोड, वो वर्टिकल कर्व में जस्ट एक 0.15 मीटर के ऑब्जेक्ट को जस्ट देख पाए. ये वर्टिकल कर्व का केस हो गया. एक केस और है, मान लीजिए कोई इंटरसेक्शन है. यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, एक कार यहाँ पे है, एक कार यहाँ पे है. ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो इसके पास सफिशिएंट डिस्टेंस अवेलेबल हो कि वो उसके साथ कोलाइड ना करे इस गाड़ी के साथ. ठीक है, तो मैक्सिमम द डिस्टेंस अवेलेबल ऑन रोड. तो क्या है, ये गाड़ी इस गाड़ी को जस्ट देख पा रही है, ये ड्राइवर जस्ट एक दूसरे को जस्ट देख पा रहे हैं. ठीक है, तो इनके पास जो डिस्टेंस अवेलेबल है, साइड डिस्टेंस अवेलेबल है ऑन द रोड, ये सेंटर लाइन हो गई रोड की. ठीक है, तो डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक. मान लीजिए कार ए है, ये कार बी है, ड्राइवर ए ड्राइवर बी. ठीक है, तो डिस्टेंस मीन्स वी ए और एस ए बोल लीजिए, एस ए डिस्टेंस और ये एस बी डिस्टेंस. सो दिस इज द डिस्टेंस अवेलेबल फॉर बोथ द ड्राइवर्स ए एंड बी टू स्टॉप देयर कार्स. ठीक है, तो ये 3 केस होते हैं. और साइड डिस्टेंस की अगर आप बात कर रहे हैं तो साइड डिस्टेंस होते कितने टाइप के हैं? टाइप्स टाइप ऑफ साइड डिस्टेंस. ठीक है, टाइप ऑफ साइड डिस्टेंस बेसिकली जो मेन साइड डिस्टेंसेस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं. द फर्स्ट वन इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस.
stopping side distance is that distance or absolute minimum side distance available to a driver to just stop his car from getting into a collision. This is called the stopping side distance. The second one is overtaking side distance. ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है? आपको पता है कि गाड़ियां ओवरटेक करती हैं. मान लीजिए एक ये कार है, एक ये कार है, एक ये कार है. तो इस कार को ए को बी से ओवरटेक करना है. तो जो उसके पास डिस्टेंस अवेलेबल होगा ओवरटेक करने के लिए, दिस इज कॉल्ड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस. हम ये सारे डिस्टेंसेस आगे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, विद फॉर्मूलाज पढ़ेंगे. बस जस्ट अब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता क्या है. ओवरटेक करने के लिए जितना डिस्टेंस अवेलेबल होता है. ऐसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में क्या था कि अगर कोई भी गाड़ी है और अचानक उसको रियलाइज होता है कि आगे गाड़ी खड़ी हुई है या कोई ऑब्जेक्ट है और उसको स्टॉप करना है, तो जो मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल होता है उसके पास, ए और बी के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल है कोलिजन से बचने के लिए, उसको कहते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. ठीक है. थर्ड वन इज सेफ साइड डिस्टेंस. ये थोड़ा बड़ा है. सेफ साइड डिस्टेंस. सेफ साइड डिस्टेंस फॉर एंटरिंग इनटू अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन. इनके अलावा हमारे पास दो और तरह के साइड डिस्टेंसेस होते हैं. द फर्स्ट वन इज, इसको हम फोर्थ लिख लेते हैं. इनके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर टू मोर साइड डिस्टेंसेस, एंड द फर्स्ट वन इज इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस. इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस में जस्ट आपको एक चीज याद रखनी है कि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जो होता है वो होता है ट्वाइस एज दैट ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस. बस इसमें एक ये चीज याद रखनी है और ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. और जो फिफ्थ वन है वो है हेडलाइट साइड डिस्टेंस. इसमें एक चीज याद रखने की जरूरत है. जो हेडलाइट साइड डिस्टेंस है वो इक्वल होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. बस दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ साइड distances. The first one was stopping side distance. The second is overtaking side distance. The third is safe side distance for entering into uncontrolled section. And the fourth is intermediate side distance, जिसके बारे में बताया वो twice of SSD होता है. और the fifth one है वो है headlight side distance, जो होता है अपने SSD के इक्वल. ठीक है. आगे बढ़ते हैं तो क्या करेंगे हम. द फर्स्ट टॉपिक जो हम उठा रहे हैं वो है हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है? जो डिस्टेंस अवेलेबल होता है एक ड्राइवर के लिए. जैसे अगर कोई भी ड्राइवर मूव कर रहा है, उसको जस्ट रियलाइज हो गया कि आगे जो है कोई भी व्हीकल खड़ा है या उसकी स्पीड कम है. अगर ए की स्पीड ज्यादा है तो ऑब्वियसली ए को पता है कि उसको ब्रेक मारनी है कोलिजन से बचने के लिए, और वो बी से पहले रुकना चाहिए उसको. ठीक है ना. तो जब ए को रियलाइज होता है कि उसको स्टॉप करना है, उसको ब्रेक लगानी है, और ब्रेक लगाने तक का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं. ए है ये और ये बी है. ठीक है. ये मूव कर रहा है स्टेशनरी, हमें नहीं पता. ठीक है. ए को रियलाइज हुआ कि उसको ब्रेक लगानी है, तो सबसे पहले क्या है, वो पहले सिचुएशन देखता है. जब पहले वो देखता है कि उसको ब्रेक लगानी है नहीं, पहले वो उसके बारे में सोचता है. ठीक है. तो ब्रेक ना लगाने का मतलब उसने इस डिस्टेंस पे ब्रेक नहीं लगाई. इस डिस्टेंस तक उसने बस सोचा कि आगे कोई सब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, या स्लो स्पीड पे है, या कुछ और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो मुझे रुकना है. ठीक है. तो इसको क्या कहते हैं हम? लैग डिस्टेंस. ठीक है. और इस पॉइंट पे उसको पता चला कि उसको
मान लीजिए हमारा ड्राइवर यहाँ तक पहुंच चुका है और इस पॉइंट पे उसको पता चला, ये ए डैश लिख लेते हैं, ए डैश पे उसको पता चला कि उसको अब ब्रेक लगानी चाहिए और यहाँ से उसने ब्रेक अप्लाई करना शुरू किया, ठीक है, और वो यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, ठीक है, इसको ए डबल डैश बोल लेते हैं। तो ए डैश से ए डबल डैश के बीच का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग, जिस डिस्टेंस में उसने ब्रेक अप्लाई करी, ब्रेकिंग डिस्टेंस। और इन दोनों का जो सम होता है उसको कहते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो एस एस डी इज इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग SSD। अब क्या फैक्टर्स हैं हम पहले लिख लेते हैं, बाद में इनको एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। द फर्स्ट वन इज द टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, ठीक है। द सेकेंड वन इज स्पीड ऑफ द व्हीकल। And the third one is efficiency of brake. Efficiency of brakes. Fourth one is friction. And the fifth one is gradient. ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट। स्टॉपिंग, सबसे पहले तो साइड डिस्टेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ उसमें क्या है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं गेट और ईएस में। थर्ड जो चीज़ है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एसएसडी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं आपको मेन वो चीज़ करा रहा हूँ जो पहले क्वेश्चन इन पे बन चुके हैं, ठीक है। टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, द पहला फैक्टर है टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। ये क्या कहना चाहता है कि एक ड्राइवर को का क्या रिएक्शन टाइम रहता है उसके, उसको ब्रेक लगा लेनी चाहिए उसने टाइम में अपने व्हीकल को कोलिजन से बचाने के लिए, वो उसका टोटल रिएक्शन टाइम कहलाता है। टोटल रिएक्शन टाइम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, हम रफ कर लेते हैं। टोटल रिएक्शन टाइम, ये टोटल रिएक्शन टाइम, टोटल RT लिखा है मैंने इसको, ठीक है। टोटल रिएक्शन टाइम होता है क्या, टोटल रिएक्शन टाइम ना एक थ्योरी पे बेस्ड है, वो क्या है, PIEV थ्योरी। PIEV थ्योरी क्या कहती है, P स्टैंड्स फॉर परसेप्शन टाइम, I स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्शन टाइम, E stands for emotion time, and V stands for volition time. ये चार वर्ड्स हैं PIEV, परसेप्शन टाइम, इंटेलेक्शन टाइम, इमोशन टाइम एंड वॉल्यूशन टाइम। अब इन चारों का मतलब मैं आपको बताता हूँ। परसेप्शन टाइम क्या होता है कि एक ड्राइवर ने जस्ट उस सिचुएशन को देखा कि बी से बी पॉइंट पे पहुंचने से पहले मुझे ब्रेक लगा लेनी है। ड्राइवर ने जस्ट रियलाइज किया, तो जो उसका परसेप्शन है वो मतलब परसीव करता है सिचुएशन को सबसे पहले, कि मतलब अभी वो मूविंग है, व्हीकल मूविंग है, लेकिन वो परसीव कर रहा है कि मैंने जस्ट एक सिचुएशन देख लिया और मुझे ब्रेक लगानी है। वो होता है उसका परसेप्शन टाइम। मतलब अगर ये माइंड है, अगर ये हमारा माइंड है, तो ये मतलब परसेप्शन किया तभी तो वो सिग्नल भेजेगा माइंड के अंदर, ठीक है। इंटेलेक्शन टाइम क्या होता है, इंटेलेक्शन टाइम वो टाइम होता है जब वो एकदम पहले वो सिचुएशन को परसीव करता है। इंटेलेक्शन टाइम में क्या होता है, वो अब उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहा है। इंटेलेक्शन टाइम क्या होता है, उसका अंडरस्टैंडिंग टाइम। अब उसने सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, अब वो सोचेगा कि मैंने या तो साइड से निकाल लेनी है, कहाँ से निकालूं, या ब्रेक मारना ही ऑप्शन रहेगा मेरा। ये इसका अंडरस्टैंड कर रहा है वो सिचुएशन को, ठीक है। ये होता है इंटेलेक्शन। उसके बाद गाड़ी पहुंचती है
इमोशनल टाइम के पास, इमोशन टाइम क्या है, ड्राइवर का क्या उस टाइम, अब ड्राइवर के माइंड में क्या चल रहा है, उसको सिचुएशन देख के पहले क्या वो गुस्से में था, या उसको फियर था, उसको कोई एंगर था, या कोई वो इमोशनल अभी मिसबैलेंस था, वो इमोशनली बैलेंस नहीं था वो। अब वो फिर सोचता है कि उसको क्या करना है, वो इस इमोशन में हमारा टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद होता है वॉयलेशन। वॉयलेशन वो टाइम होता है जब हमारा ब्रेन फाइनली हमारे पैरों तक सिग्नल भेज देता है कि अब हमें ब्रेक लगानी है, हमारे हाथों पैरों को वो सिग्नल भेज देता है कि हाँ अब तुम्हें ब्रेक लगा लेनी चाहिए, और ये वो टाइम है जिस टाइम पे ब्रेक लग जाती है, ठीक है। तो वी स्टार्ट फ्रॉम परसेप्शन एंड देन वी गो टू इंटेलेक्शन टाइम एंड देन इमोशन टाइम एंड देन द वॉल्यूशन टाइम। और इस सारी चीजों को कहते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। दिस इज ऑल अबाउट PIEV थ्योरी। PIEV क्या है? टोटल रिएक्शन टाइम थ्योरी। इसको हम टोटल रिएक्शन टाइम थ्योरी भी कह सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस टोटल रिएक्शन टाइम पे कैसे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ द व्हीकल की। ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर स्पीड ज़्यादा होगी, अगर स्पीड मान लीजिए V स्पीड है, स्पीड ज़्यादा होगी तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस उतना ही कम मिलेगा हमें। स्पीड जितनी ही कम होगी एंड वाइस वर्सा, स्पीड जितनी कम होगी उतना हमारे पास स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ज़्यादा होगा, कि हम उसको ड्राइवर को ज़्यादा टाइम मिलेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस ज़्यादा होगा स्टॉप करने के लिए। एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स, अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है, आपने एकदम से देख लिया आपके ब्रेक की एफिशिएंसी ज़्यादा है और आपने जैसे ही ब्रेक मारे 100% जो आपका व्हीकल स्टॉप हो गया, तो आपके पास स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर एफिशिएंसी आपकी कम है और आपने ब्रेक मार दिया और आपका व्हीकल फिर भी मूव कर रहा है, तो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो ये एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक पे भी डिपेंड करता है। जो चौथी बात आती है फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है हमारा, यहाँ पे बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन की जो वैल्यूज हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल में केस में हमने पहले भी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 0.35 से 0.4 के बीच में लेते हैं। बेसिकली ये जो वैल्यूज हैं ये एडवर्स कंडीशन में हम मतलब एडवर्स कंडीशन में ये जो क्या कहते हैं वैल्यूज हैं, ये एक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की वैल्यूज हैं। ये वर्स्ट कंडीशन में मतलब ली गई हैं। सो फ्रिक्शन कोफिशिएंट की जो वैल्यूज हैं ये डिपेंड करती हैं वेलोसिटी पे, आपकी वेलोसिटी कितनी है। अभी हम एक टेबल बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे चेंज होती है। चौथा है ग्रेडियंट पे। अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ग्रेडियंट पे कैसे अफेक्ट करता है। मान लीजिए आपकी कोई ग्रेडियंट है, ये आप ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है, आपका जो व्हीकल है मूव कर रहा है। अब मूव कर रहा है तो ऑटोमेटिकली अगर आप क्या कहते हैं ब्रेक लगाते हो तो आपके पास एक और फैक्टर जो एक्ट कर रहा है आपके पास, वो ग्रेविटी का कर रहा है, ठीक है। ग्रेविटी आपको और ज़्यादा हेल्प करेगा ब्रेक आपके व्हीकल को स्टॉप करने में, ठीक है। आप कोई भी स्पीड से मूव कर रहे हो, आप ब्रेक लगाते हो तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ व्हीकल का जो वेट है वो ग्रेविटी की तरफ एक्ट कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपकी ब्रेक की एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी और आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे क्या है, SSD विल इंक्रीज। और सिमिलरली आपके पास आप डाउन द स्लोप जा रहे हैं, ठीक है, और आपने ब्रेक लगा दी तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि आपका व्हीकल फिर डाउनवर्ड मूव करेगा। तो दोनों फोर्सेस सेम जगह लग रहे हैं। इसमें क्या आता है, एक फोर्स नीचे लग रहा है और एक फोर्स आपका आगे लग रहा है, पीछे लग रहा है और आगे लग रहा है। इसमें दोनों फोर्स, ग्रेविटी भी आगे लग रही है और आपका इंजन भी आगे जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, तो आपका यहाँ पे SSD जो है वो कम हो जाता है। ग्रेडियंट पे भी मैटर करता है SSD। तो ठीक है, 5 फैक्टर्स थे टोटल रिएक्शन टाइम जो PIV थ्योरी हमने अभी करी। सेकंड जो स्पीड ऑफ द व्हीकल जाके तो SSD ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ऐसे। और उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो SSD ज़्यादा होगा आपका। फ्रिक्शनल वैल्यू के में इसमें क्या, हम कौन से फ्रिक्शन की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्किड की बात करते हैं हम इसमें, लॉन्गिट्यूडिनल स्किड की, ठीक है। उसकी वैल्यूज होती हैं 3.35 से 0.40 और ये सारी वैल्यूज हैं स्पीड पे डिपेंड करती हैं। वो टेबल हम अभी करेंगे। उसके बाद जो 5वां फैक्टर है वो ग्रेडियंट का फैक्टर है, ठीक है।